मुनक्किद होता है, मेरे ख्याल में यहाँ पर जो अरकान असम्बली है उनको खुलकर बोलने की इजाज़त दी जाए। हो सकता है कि काफ़ी देर बात करने के बाद किसी भी लम्हे उनसे कोई अच्छी सी तजवीज़ सामने आ जाए, तो मेरे ख्याल में इस पर पाबंदी लगाना मुनासिब नहीं। फिर आपके पास वैसे भी रूल 117 रूल 118 के तहत इख्तियार है कि आप बजट पे बहस के जो है दिन बढ़ा भी सकते हैं। जनाब स्पीकर, ममनून और मशकूर हूँ आपका। बलूचिस्तान की जो माशी कैफियत है वो तारीख भी है और उसके कुछ रोशन पहलू भी हैं। ये जो बजट पेश किया गया है, असल में हमें देखना ये होगा कि बजट बनते क्यों हैं, बजट के मकासद क्या होते हैं। क्या ये सालाना बस एक एक्सरसाइज है कि सब मिल बैठकर सारी गवर्नमेंट, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे ऑफिशियल्स, ऑर्डर चाहिए सर आपके हाउस में जी आप बात करें, तो ये सिर्फ ऑर्डर इन द हाउस, ये 200-250 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब को मुरतब करने का नाम बजट नहीं होता। बजट दरअसल किसी भी सूबे में जब बजट बनता है उसके कुछ मकासद होते हैं, और उन मकासद में सबसे बड़ी बात यह है कि आपका माशी, माशरती और समाजी शोबे में जो भी पसमानदगी है, जवाल है, उसका खात्मा या महरूमी है उसका खात्मा, और समाजी और माशी शोबे में तरक्की जो है कि कुछ मौके पैदा करना है। इसके अलावा गुर्बत का खात्मा, रोज़गार के मौके, तालीम और जदीद तालीम की सहूलतें, सनती तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और पैदावारी ज़राए में इजाफा करना, ये जब भी बजट बनता है, मौजूदा जो भी दुनिया है, तेज़ रफ्तार दुनिया है, तरक्की याफ्ता दुनिया है, उसमें बजट बनाते वक्त इन तमाम उमूर को मद्देनज़र रखा जाता है। और फिर जितने भी पैसे किसी कौम के पास होते हैं, किसी मुल्क के पास, किसी सूबे के पास, वो अपनी इन तरजीहात को मद्देनज़र रखकर बजट बनाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से, क्योंकि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन, इदारे, आपको याद होगा एक दफ़ा मैंने जिक्र किया था कि हमारे यहाँ दो तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन और एक होता है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन, जाम साहब तवज्जो आपकी चाहिए, जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इस्तेसाली होते हैं, वो कोई जामे मनसूबा बंदी पर यकीन नहीं रखते, वो इज्तिमाई तरक्की पर यकीन नहीं रखते, वो दूररस पॉलिसियों पर यकीन नहीं रखते, वो कौम की तरक्की और तामीर पर यकीन नहीं रखते, वो जो भी शॉर्ट टर्म उनको फवायद हासिल हो सकते हैं उस पर वो यकीन रखते हैं। एक छोटी सी आपको मिसाल दे दूं, जनवरी 2000 में हरारे जो जिम्बाब्वे का कैपिटल है, वहां पर मुगाबे साहब की हुकूमत थी। 1980 से लेकर 2017 तक वहां पर सदर रहे। तो 2000 के अरसे में वहां पर कोई एक लॉटरी की स्कीम बनी। उस लॉटरी की स्कीम में जितने भी जिम्बाब्वेन कमर्शियल बैंक था, जिम बैंक उसको कहते थे, उसमें जितने भी लोग अकाउंट होल्डर्स थे उनको कहा गया कि जी अगर आपके 5000 वो जिम्बाब्वियन जो डॉलर्स है उससे ज्यादा अगर आपकी रकम पड़ी है तो हम लॉटरी निकालेंगे, $1 लाख आपका इनाम निकलेगा। तो उसमें कोई हजारों की तादाद में जो लोग थे वो उसके मेंबर थे। जिस दिन लॉटरी हुई, वो चवावा जो उसका प्रेसिडेंट था बैंक का, उसने जब लॉटरी निकाली उस वक्त टीवी जो भी जराए थे उसके सामने 2000 में कि जी हम इतने हमारे क्लाइंट्स हैं, हम अभी इसका रिजल्ट निकालते हैं कि ये लॉटरी $1 लाख किसके नसीब में किस्मत में आई। तो जब उसने लॉटरी निकाली तो अपने आंखें मलता रह गया, बार बार देखता रह गया, और जब उसने पढ़ा, कहता है $1 लाख की रकम जो है एज एक्सलेंसी रॉबर्ट मुगाबे के नाम निकली है। यानी पूरे जिम्बाब्वे में 15 से 16 हजार अफराद जो वहां पर उसके मेंबर थे उस बैंक के, उसमें से रॉबर्ट मुगाबे जो वहां का सदर था उसी का नाम निकला। ये इसकी वजूद क्या थी? इसकी एक वजह थी, वो ये था कि वो साबित करना चाहता था कि मैं हुक्मरान हूं। यहां पर जो भी फायदे की चीज निकलेगी वो हुक्मरान के नाम निकलेगी या हुक्मरान जमात के नाम निकलेगी। और ये PSDP रॉबर्ट मुगाबे की, वो चवावा की लॉटरी की तरह है। ये सिर्फ हुक्मरानों के नाम निकली है, गरीब अवाम के नाम इस पे कुछ भी नहीं है। अभी मैं इसको साबित करके आपको जनाब वाला बताता हूं। सबसे बड़ी बदकिस्मती इस सूबे के साथ यह है कि 3 सूबे, हमारे 22 सूबे जो है इस वक्त उन्होंने अपना बजट पेश किया है। KP का बजट जो है वो सरप्लस में है, यानी उन्होंने कोई 80 से 90 अरब रुपए उनके पास इजाफी पड़े हुए हैं, वो सरप्लस बजट उन्होंने बना लिया। पंजाब का बजट सरप्लस में, सिंध का बजट सरप्लस में, लेकिन बलूचिस्तान का 419 बिलियन का जो बजट है वो जनाबे वाला
70 अरब रुपए खसारे का है। गो के कागजात में ये दिखाया गया है कि ये बजट जो है जनाबे वाला 47.7 बिलियन खसारे का है, लेकिन अगर आप इन कागजात को अच्छी तरह जानकर इनमें देखें तो बलूचिस्तान का जो खसारा है वो 70 अरब रुपए का है। अब ये 70 अरब रुपए का खसारा, मैं ये नहीं कहता कि मेरे इन दोस्तों की गलती की वजह से। जाम साहब थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपकी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है मजलिस। अगर ये 70 अरब रुपए का खसारा, इसकी एक तारीख है। मेरे दोस्त सलीम कोसो साहब ने कहा, हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि हमें पिछली सोच से निकलना चाहिए। सोच पिछली नहीं होती, रवैये, अमल जो है वो इंसान को जो है सोचने पर मजबूर करता है आगे पीछे का। ये सोच तकरीबन 70 साल पुरानी है, जो ये 250 सफात की पीएचडीपी में, ये 70 साल पुरानी सोच का आगाज है। हम गुज़िश्ता 1 साल से आपको कह रहे हैं कि इस दकियानुसी, पसमानदा, आउटडेटेड डेवलपमेंट अप्रोच से निकलें। बलूचिस्तान जिसकी मईशत के रोशन पहलू हैं, उसके ऊपर एक कंसल्टेटिव डायलॉग करें, बलूचिस्तान के डेवलपमेंट डायलॉग करें कि बलूचिस्तान को इस तरह के खसारे से कैसे निकाला जाए। अब मैं आपको बताता हूं जनाब वाला, 10 साल का मैं आपको बताता हूं कि बलूचिस्तान को स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता इस दलदल में कैसे धकेला जा रहा है, और ये दस्ता जाएगा इस दलदल में। 70 अरब के खसारे तक बलूचिस्तान पहुंचा कैसे है जनाब वाला? 2009 से 2010 में बलूचिस्तान में, उस वक्त जो बलूचिस्तान का टोटल रिसिप्ट्स थे, जो हमें पैसे मिलते थे, वो कोई 65 बिलियन थी। जो हमारा टोटल बजट था उस वक्त का, आज से सिर्फ 10 साल पहले की बात है, 9 साल पहले की बात है। उस वक्त बलूचिस्तान का जो बजट था वो 74 अरब रुपए का होता था, और उसमें भी 8 अरब रुपए का खसारा था। जनाब स्पीकर साहब, 10 साल पहले सूबे का खसारा 8 अरब रुपए था, फिर 2010 और 11 में बढ़कर फिर ये 7 अरब का हो गया, 6 अरब का हो गया, 7 अरब मजीद बढ़ गए, फिर ये आया 2014 और 15 में, अभी इसने गेयर लगाना शुरू कर दिया है। अब ये खसारा बढ़ता जा रहा है बड़ी तेजी के साथ। ये खसारा क्या है? ये गरीब बलूचिस्तान के अवाम बैठे, इनको पता होना चाहिए। खसारे का मतलब आपके ऊपर कर्जा, आपके ऊपर बोझ, आपकी तरक्की के ऊपर कदगने, आपकी तालीम पर ऊपर कदगने, आपके रोजगार के ऊपर कदगने, आपकी माशी रफ्तार के ऊपर कदगने। यानी ये कौम, इस कौम के पांव में कर्ज के बेड़ी हैं, इसीलिए ये आगे बढ़ नहीं सकता। ये जो डेफिसिट का लफ्ज है अंग्रेजी में, इसका मतलब कौमी कर्जा, यानी बलूचिस्तान में 70 अरब रुपए का कर्जा है। और जनाबे वाला 2014-15 में ये कर्जा 15 अरब से आज 61 अरब और 70 अरब रुपए तक पहुंच गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी है। ये हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। मैं इन दोस्तों को मोरल इल्जाम नहीं ठहराना चाह रहा, लेकिन इनको इस बात का मोरल इल्जाम जरूर ठहराऊंगा कि उन्होंने पिछली जंजीरों से अपने आप को खलास करने की कोशिश नहीं की, हमारी रहनुमाई के बावजूद। ये अभी तक उसी जंजीर में जकड़े हुए हैं। ये अभी तक चाहते हैं कि बलूचिस्तान को उसी रफ्तार से ले जाया जाए ताकि बलूचिस्तान बाकी सूबे तो आसमान पर पहुंच जाए और बलूचिस्तान की आवाम कुएं का पानी पीने पर मजबूर हो जाए। ये अप्रोच जो इनकी है, मैं इस अप्रोच की मजम्मत करता हूं। और ये अप्रोच अब मैं आपको बताता हूं जनाबे वाला कैसे हुआ। मैं कल भी 2 पीएचडीपीज आपको दिखा रहा था, कल परसों। जब कोई भी पीएचडीपी बनती है दुनिया में, मैंने कहा कि कोई भी डेवलपमेंट प्लान बनता है, यानी तरक्की का जामे मंसूबा बनता है, उसमें डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स 3 चीजें डालते हैं। एक को कहते हैं इनपुट, एक को कहते हैं फिर आउटपुट, और फिर तीसरा इसका है आउटकम। यानी आप कितना पैसा इसमें डालेंगे, उससे आप क्या इमारत बनाएंगे, फिर उस इमारत से क्या आप उस इमारत में कोई बच्चे पढ़ाएंगे, कारखाना लगाएंगे, बिजली पैदा करेंगे, वो आपका आउटकम है। तो दुनिया में जहां कहीं भी डेवलपमेंट होती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद होता है। यानी 419 अरब रुपए बलूचिस्तान में अगर हम खर्च करने जा रहे हैं, उसमें से 108 अरब रुपए का हमारा डेवलपमेंट है। 108 अरब रुपए में बलूचिस्तान में हम हासिल क्या करना चाहते हैं? बलूचिस्तान में जो क्रोनिक डेवलपमेंट डेफिसिट है, बलूचिस्तान की जो पसमानदगी है, बड़ी तकलीफ है जनाब वाला। उसका एक छोटा सा मैं आपको मिसाल दे दूं। जब तक बलूचिस्तान की इकोनॉमी, इसकी सोसाइटी, इसके मसाइल, इसकी पसमानदगी
اس کی پشمردگی، اس کو جب تک آپ نے پراپرلی ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل اور اکنامک سینس میں انالیسس اس کی نہیں کی ہے، آپ بلوچستان کو اٹھا نہیں سکتے۔ ہم ایم پی اے جو ہے اس وقت ممبر پارلیمنٹ جو ہے، ہمیں اس سسٹم میں، بلوچستان کے اس آؤٹ ڈیٹڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سسٹم نے ہمیں جناب والا کیا بنا دیا ہے؟ صبح جب ہم اٹھتے ہیں ہمارا کام جو ہے ایسے سمجھے پلمبر کا ہے، ہمیں 10 فون آتے ہیں کہ ہماری گھر کے سامنے نالی بند ہے، آپ نالی کھلوا دیں۔ ہمارا کام لینڈ مین کا ہے کہ ہماری بجلی بند ہو گئی، ٹرانسفارمر خراب ہو گیا، آپ ہمارا ٹرانسفارمر ٹھیک کر دیں۔ ہمیں تیسرا کال آتا ہے کہ ہم ہاسپٹل پہنچے ہیں، وہاں پر دوائیات اور ڈاکٹر دونوں موجود ہیں، فون کریں کہ ڈاکٹر آ جائیں۔ ہم ایم پی ایز جو یہ لوگ ہمیں ووٹ دے کے بیچتے ہیں، حکمرانی کا یہ شرف جو بخشتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم پلمبر بننے کی بجائے، کوارڈینیشن کا کام کرنے کی بجائے، ہم ان کو اس غربت سے نکال کر دوسرے ترقی یافتہ شاد و آباد قوموں کے برابر لے آئیں۔ ان کے سر پر جو دستار ہے، پگڑی ہے، ان کے سر پر جو دوپٹہ ہے ہماری ماں بہنوں کا، اس میں شرف اور اس میں شائستگی لے آئیں۔ لیکن ظہور صاحب تھوڑا سا خاموش، ضیاء صاحب، جناب والا میں آپ کو بتاؤں، 1970 میں یہ جب بلوچستان صوبہ بنا، اس وقت جو ہمارا پر کیپٹا انکم جو تھا، یعنی ہماری جو آمدن تھی لوگوں کی، یا ہمارے صوبے کا جو ڈیولپمنٹ گروتھ تھا، وہ جناب والا 2% تھا، اور 1980 میں یہ جا کے 2.2% ہو گیا۔ 1990 میں بلوچستان کا ایک دفعہ پھر جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا گروتھ تھا، جی ڈی پی تھی ہماری، وہ رک گئی جناب والا 1.6 پہ آ گئی، اور آج 2019 اور 20 میں جہاں بلوچستان میں 420 ارب روپے کے قریب ہم خرچ کر رہے ہیں، ہماری جو جی ڈی پی ہے یا ہماری پروونشل جو گروتھ ہے وہ جناب والا 0 ہے۔ پورے جناب ضیاء صاحب اس کو تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بلوچستان کے عوام کے آپ جو غربت دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ سائنس ہے، یہ اکانومی کا، کہ یہ بلوچستان کے اندر جو ترقی کی شرح ہے، جو نمو ہے، جو ڈیولپمنٹ ریٹ ہے، وہ سٹیگننٹ ہے، وہ جمود کا شکار ہے۔ اور جب یہ ترقی رک جاتی ہے، اس دفعہ آپ 70 ارب روپے کے خسارے کا ہیں، اگلے بجٹ میں آپ 90 ارب روپے کے خسارے کا شکار ہوں گے، اگلے بجٹ میں آپ 120 ارب روپے کا خسارے کا شکار ہوں گے، اور آپ کے پاؤں میں یہ قرض کے جو زنجیریں ہیں یہ بڑھتی جائیں گی۔ جناب والا، ہم کیا توقع کر رہے تھے؟ یہاں پر یہ جھگڑا نہیں ہے کس کے ایریا کو کتنا ملا، کس کے حلقے کو کتنا ملا۔ میں ہمیشہ جب بات کرتا تھا کہ بلوچستان میں اگر خران کو آپ کشمیر بنا دیں، خران کو سوئٹزرلینڈ بنا دیں، خران کو آپ پیرس بنا دیں، لیکن اگر نوشکی اور چاغی میں اور واشک میں لوگ اگر بھوک سے مر رہے ہیں، خران ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تصور ہی ناممکن ہے، اور یہ تصور اس حکومت کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بلاکس میں اربوں روپے جو ہیں بینکر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بلوچستان کی خوشحالی اور خوشبختی لانا چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، 255 صفحات کی پی ایس ڈی پی ہے، یہ پڑھی ہوئی ہے۔ میں اپنے آفیشلز کو، سول سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس کو، منسٹری آف فائنانس، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سارے بیوروکریٹس آفیشل کا مشکور ہوں، انہوں نے محنت کی اس پہ، لیکن اس کے اندر جو ویژن ہے وہ حکومت کا ہے۔ جو آپ کے آفیشلز اور بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ان کا کام جناب والا چیزوں کو جو حکومت چاہتی ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ میں کسی آفیشل کو، بیوروکریٹ کو، بلوچستان میں بہت کیپیبل لوگ ہیں، آپ سارا دن بٹھائیں آپ کے لیے کام کریں گے، لیکن آپ ان سے کام کس طرح کا لینا چاہتے ہیں؟ آپ ان سے بلوچستان کی خوشحالی اور خوشبختی کا پروگرام لانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے حلقوں میں سیاست کر کے اپنے جو ہے اپوزیشن والوں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کے لیے 2-4 ارب اور 2-4 کروڑ زیادہ رکھ کے لوگوں کے سامنے اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں؟ اگر اپروچ یہ ہے، بلوچستان زندگی بھر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جناب اسپیکر، اس میں بلوچستان میں ہم جو سمجھتے تھے 4 بڑے کمپوننٹس ہونے چاہیے تھے اس پی ایس ڈی پی میں۔ اس میں اس وقت آپ جائیں، 27 ڈپارٹمنٹ کی لسٹ ہے، اتنا چھوٹا پریفیس آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پیش لفظ۔ پیش لفظ ہوتا ہے جس طرح اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ کے چہرے پہ، ماتھے پہ، پیشانی پہ کوئی بل آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ان سے خفا ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے خوش ہے۔ تو انسان کا یہ اس کتاب کی پیشانی ہے، یہ پہلا
प्रीफेस है जो आधे सफे पर भी मुश्तमिल नहीं है, जिसमें बलोचिस्तान की कोई डेवलपमेंट, कोई सोशल, कोई इकोनॉमिकल, कोई फ्यूचरिस्टिक एनालिसिस इसमें नहीं है। ये बताया नहीं गया है कि ये जो 420 अरब रुपए हैं, इसमें से 108 अरब रुपए हैं, ये हम खर्च कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कौन से मकासद हासिल करना चाह रहे हैं, हमने किस सेक्टर को किन किन मद्दात पे क्यों इतने पैसे दिए हैं, और हम एक साल के अंदर कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। ये प्रीफेस में, एग्जीक्यूटिव समरी में तो उसे 4 सफे तक, 6 सफे तक, 10 सफे तक होना चाहिए। मैं रात को यूके का बजट पढ़ रहा था, 3 सफात पर मुश्तमिल फिगर्स हैं उसके, बाकी जनाबे वाला 68 सफात पर मुश्तमिल सिर्फ एनालिसिस है कि हेल्थ के शोबे में हमारे ये चैलेंजेस हैं, वाटर एंड सैनिटेशन में ये चैलेंजेस हैं, एनवायरनमेंट में ये चैलेंजेस हैं, दूसरे अमूर में ये चैलेंजेस हैं, और हमने इन इलाकों के लिए इतने पैसे मुख्तस किए हैं। लेकिन इसको देखें जनाबे वाला, ये बच्चों का पाड़ा लगता है, इसमें कोई एक जगह बताए पढ़ने के लिए मासिफाई 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, इस किस्से कहानी के अलावा इसमें आपको बलोचिस्तान, ये बलोचिस्तान के एक साल की जनाबे वाला बलोचिस्तान की अवाम की किस्मत का मैनुअल है। ये बलोचिस्तान की अवाम की एक साल की जिंदगी के फैसले नीचे ऊपर करने वाली ये अब किताब है, इससे आगे वो निकल नहीं सकते हैं। तो ये हमारी ख्वाहिश ये थी जनाबे वाला कि आप 27 सेक्टर्स को, जिसमें पर्टिकुलरली मैं अब आता हूं, एक ट्रेंड है गुज़िश्ता 10 सालों से जो बलोचिस्तान को कर्जदार बनाया गया है, बलोचिस्तान को मकरूज बनाया गया है, बलोचिस्तान को वफाकी हुकूमत का मोहताज बनाया गया है कि बलोचिस्तान जो है वो खैरात खोरी पर हमेशा गुजारा करे। हम जाके या तो NFC पे गुजारा करते हैं या ग्रांट्स पे गुजारा करते हैं। एक ऐसा सूबा जहां पर $1 ट्रिलियन के कुदरती वसाइल हों, एक ऐसा सूबा जिसके 4 मुख्तलिफ जोन हों, एग्रीकल्चर जोन, माइनिंग और मिनरल्स का जोन, फिशरीज का जोन, आपके साथ लाइव स्टॉक के जोन, ये ऐसा बलोचिस्तान जो ईमानदारी से बजाते खुद अपने अंदर पूरी एक इकोनॉमी है, ये पूरे साउथ एशिया को चला सकता है, ऐसा बलोचिस्तान आज भी एंड आउट्स पे चल रहा है। एंड आउट्स खैरात को कहते हैं। ये सूबा आज भी मोहताज है खैरात पर। तो जनाब स्पीकर, हमारी ख्वाहिश क्या थी? What I was expecting, what as a member of parliament, what as a member of provincial assembly, what we were expecting from this assembly and from this government. Sir, ये मेरे पास पुराना भी है, white paper is something, I will definitely go through this document, but let me, what हमारी expectations और तवक्कुआत क्या थी? हम समझते थे कि ये जो PSDP आएगी बड़ी कंसाइस और क्रिस्पी सी PSDP होगी। इसमें 4 बड़े सेक्टर जो बलोचिस्तान को इस वक्त जदीद दुनिया में जो है बलोचिस्तान के अवाम को दाखिल कर सकते थे, वो है जनाबे वाला नंबर 1 एक टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। बलोचिस्तान इस वक्त 2 शोबों में सबसे ज्यादा पीछे है। आप इसमें जितना पैसा डालें किसी भी सेक्टर में डालें, जब तक बलोचिस्तान टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होता, जब तक बलोचिस्तान के तालीम का मयार दीगर हमसाया सूबों के या इस खित्ते के दीगर ममालिक के बराबर नहीं आता, उस वक्त बलोचिस्तान गुर्बत के शैतानी चक्कर से निकल ही नहीं पा सकता। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि मॉडर्न एजुकेशन बलोचिस्तान में टॉप प्रायोरिटी होगी। बलोचिस्तान के तमाम स्कूल, एजुकेशन, कॉलेज सेक्टर में एक कंसल्टेटिव डिस्कशन के जरिए बहुत बड़े रिफॉर्म्स होंगे। अनफॉर्चुनेटली यहां पर अगर आप देखा जाए जनाबे वाला, सोशल सेक्टर जो टोटल है वो 38% से ज्यादा नहीं, फिर मैं आऊंगा पर्टिकुलरली एजुकेशन पे। फिर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। आज बलोचिस्तान की 20% आबादी ऐसे नौजवानों पर मुश्तमिल है जिनकी उम्र 19 साल से लेकर 29 साल के दरमियान है। यह बलोचिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है और यह बलोचिस्तान का एटम बम भी है। इनको आपने प्यार मोहब्बत से गले लगाया, इनके लिए बड़ी अच्छी माशी और माशरती पॉलिसीज बनाई, इनके लिए तालीम के जराए बनाए, इनको आपने हुनर, स्किल्स और ह्यूमन रिसोर्स इनका डेवलप किया। ये इस बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की में भी नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। ये बैरून मुल्क जाकर भी बलोचिस्तान के लिए रेमिटेंसेस और सरमाया भेज सकते हैं। लेकिन जनाबे वाला, हम 20% अपने प्रोडक्टिव जो आबादी है नौजवानों की, उसके हवाले से इस पूरे बजट में मैं आपको अभी पढ़ के बताऊंगा जनाबे वाला, एक चीज भी नहीं है। पूरे PSDP में आपको मैं बताऊं कि जनाबे वाला जो रोजगार की मद में मेरे दोस्तों ने यहां पर कहा है, साहब थोड़ा मुख्तसर कर दिया, आपका टाइम सर, पूरा हो चुका है।
آپ کو تو کہنا چاہیے کہ آپ لمبا کریں. میں سمجھا آپ زیادہ خوش ہوئے ہوں گے کہ آپ بھی نوجوان ہیں, آپ بھی کر پہ ہمیں. خوشی تو مجھے ہے, مگر کیا کریں, یہاں بہت سے اراکین بات کرنا چاہتے ہیں. تو جناب والا, پھر دوسری ہماری خواہش یہ تھی کہ فوڈ اینڈ ہیومن سیکیورٹی, فوڈ, واٹر اینڈ ہیومن سیکیورٹی. ایک کمپوننٹ اس PSDP میں فوڈ, واٹر اور ہیومن سیکیورٹی کا ہوگا, جس میں جناب والا ایگریکلچر, لائیو اسٹاک, اریگیشن, فشریز کو کلب کیا جائے گا, اور پھر ان کے ساتھ کوئی ایسی سینرجی, ان کو ایسا سنکرونائز کیا جائے گا کہ جتنے بھی پیسے لگ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں. یہاں پر جتنی بھی ایکٹیویٹیز اس بجٹ میں 27 ڈپارٹمنٹس میں ہو رہی ہے وہ بالکل ڈائیورس ہے, ڈسپرس ہے, ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ نہیں ہے, انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کرتا ہے. اسی لیے بلوچستان میں ترقی جو ہے کا معیار وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. تو ہماری خواہش یہ تھی ایگریکلچر, لائیو اسٹاک. پھر ایک بہت بڑا جو بلوچستان کے اندر جو اکنامک ڈیولپمنٹ کا پوٹینشل ہے وہ ہے نیچرل ریسورسز کا, مائنز کا, منرلز کا, کوسٹ لائن ہے, شپنگ کی انڈسٹری ہے, پورٹس ہے, انڈسٹریز ہے, رینیویبل انرجی ہے. یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ یہ حکومت بنائے گی, اور ایک بڑے کنسلٹیٹو پروسیس کے تحت اس میں انویسٹمنٹ کرے گی تاکہ بلوچستان کے انرجی کا کرائسس ختم ہو سکے. ایک ایسا صوبہ جہاں پر لوگوں کو پانی اپنی جگہ, بجلی اپنی جگہ, روزگار اپنی جگہ, اچھی سڑک اپنی جگہ, زندہ رہنے کے لیے دوائی اپنی جگہ. یہ دنیا کا واحد خطے کے لوگ انسان ہیں جن کو جناب والا پوری نیند بھی نہیں ملتی. بلوچستان کے گرم علاقوں میں جائیں, مکران میں جائیں, نصیر آباد میں جائیں, خاران میں جائیں, چاغی میں جائیں, جہاں اس وقت 50 اور 52 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہے, وہاں پر بجلی صرف 6 گھنٹے ملتی ہے. ہم ایک ایسے قوم کے شہزادے اور فرزند ہیں جن کو جناب والا نیند کے لیے پوری بجلی بھی نہیں ملتی. تو ہم آئے ہیں یہاں روزگار کی بات کرنے کے لیے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں کریں. ایک اور کمپوننٹ جو ہم سمجھتے تھے وہ ہے سی پیک, اور سی پیک کے ساتھ اکنامک انٹیگریشن. ہم بار بار سی پیک کی بات کرتے ہیں. ظہور صاحب پچھلی دفعہ آئے کہ $1 بلین سوشیو اکنامک سیکٹر میں جو ہے چائنیز گورنمنٹ دیں گے, اس میں سے 30-40 ارب روپے جو ہے شاید ہمیں مل جائیں. لیکن انفارچونیٹلی نہ تو وہ پیسے آئے, نہ وہ بجٹ میں کسی طرح ریفلیکٹ ہوئے. تو ہماری خواہش یہ تھی کہ اگر آپ واقعی سی پیک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, سی پیک کے ساتھ اپنی اکانومی کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں, بلوچستان کے اندر آپ کو انرجی, انفراسٹرکچر, ٹیکنالوجی ٹرانسفر, پھر اس کے ساتھ جو آپ کا ریفائنریز آ رہے ہیں, شپ بریکنگ کی انڈسٹریز آ رہی ہیں, دوسری انڈسٹریز آ رہی ہیں, اس کے لیے آپ ایک کمپوننٹ بنائیں گے اور اپنی نوجوان نسل کو تیار کریں گے. انفارچونیٹلی وہ والی بھی آپ کرنے میں ناکام رہے. جناب اسپیکر, میرے دوست متا خان کل میرے پاس جو اپنا مدعا لے کے آئے, خود انہوں نے تقریر کی, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لائیو اسٹاک. آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, اسرائیل کی ہم بڑی مذمت کرتے ہیں, واقعی فلسطینیوں کے اوپر بہت بڑے ان کے مظالم ہیں, خدا ان کو ہدایت کرے, مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں ساری ناکام بنا دے. لیکن آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا کل رقبہ کتنا ہے؟ 22,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل اسرائیل, اس کا 80% صحرا ہے, ریگستان ہے. یعنی 22,000 اسکوائر کلومیٹر آدھے ضلع واشق کے برابر ہے. یعنی 2 خاران یکجا کریں تو ایک اسرائیل کا ملک جو ہے بن جاتا ہے, جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے. وہاں پر کیا ہوا؟ یہی ہوا جناب والا, اس کی لیڈرشپ نے یہ پیسے نالیوں میں نہیں پھینکے جو آج کوئٹہ کی سڑکوں پر پھینکے جا رہے ہیں. اس کی لیڈرشپ نے پولیٹیکل بیسس پر 2 کروڑ, 4 کروڑ, 6 کروڑ, 20 کروڑ کی بنیاد پر پیسے تقسیم نہیں کی کانسٹیٹیوئنسیز میں. انہوں نے ٹیکنالوجی میں, ایجوکیشن میں, انفراسٹرکچر میں, ایگریکلچر میں, لائیو اسٹاک میں انویسٹمنٹ کی. آج اسرائیل جو ہے ایگریکلچر کے حوالے سے دنیا کی لیڈنگ کنٹری مانی جاتی ہے. 20% اس کی زمین میں سے صرف وہ کوئی 42,000 ایکڑ, ابھی وہ 70,000 ایکڑ تک جا کے پہنچ گیا ہے, وہ صرف وہ کلٹیویٹ کرتے ہیں. 70,000 ایکڑ کاشت کرنے والا اسرائیل, 70,000 ایکڑ کاشت کرنے والا اسرائیل جناب والا 90% اپنی خوراک کی ضروریات پیدا کرتا ہے, اور تقریباً بلینز آف ڈالر جو ہے وہ ایکسپورٹ کی مد میں اپنے زراعت سے کماتا ہے. دنیا کی سب سے اچھی. ہمارے پاس ایگریکلچر کے کتنے زونز پڑے ہوئے ہیں, نصیر آباد, پچ فیڈر کا سارا, رخشان کا پورا علاقہ جس میں خاران, چاغی, نوشکی, واشق کے علاقے شامل ہیں, مکران کا علاقہ, آپ کا ناردرن بلوچستان کا علاقہ. لیکن انفارچونیٹلی آج بھی بلوچستان سیلف سفیشینٹ نہیں ہے فوڈ میں, یعنی خوراک کی مد میں بھی بلوچستان خود کفیل نہیں ہے. بلوچستان کے 62% بچے
ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। बलोचिस्तान अब भी इतनी बड़ी सरजमीन, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी पानी, ये क्या है? गलत इंटरवेंशंस, गलत प्रायोरिटीज। ये गलत प्रायोरिटीज जब तक दुरुस्त नहीं होंगी, बलोचिस्तान भूख का, अफलास का, बेरोजगारी का, प्यास का जो शिकार रहेगा। तुम लाइव स्टॉक की मद में मैं चाखाना खबर हुआ और ब्यारा से उधर मजलिस तास रखा हूं, बताता हूं। इसने ये कहता है इसके शोबे को क्या दिया जनाबे वाला? 0.6%। बलोचिस्तान की जो है तकरीबन, यानी हमारी एग्रीकल्चर में बलोचिस्तान का तकरीबन, सरदार एक मिनट, बलोचिस्तान में लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर दोनों में तकरीबन हमारा जो लेबर फोर्स है उसका 70% हमारा लेबर फोर्स और लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर में। ये हमारा प्रोडक्टिव एरियाज है, इनमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इनमें टेक्नोलॉजी मुतारिफ करने की जरूरत थी। ऐसा नहीं है कि मालदारी जो है आजकल सिर्फ कम तालीम याफ्ता लोगों का काम है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हिंदुस्तान को देख लीजिएगा, भारत हमारा हमसाया, $4.5 बिलियन वो सिर्फ जनाबे वाला मवेशियों की एक्सपोर्ट की मद में कमाते हैं। जो पाकिस्तान ये हम कोई 10 महीने से भीख मांग रहे हैं, कोई हमें नहीं मिलता है इतना पैसे, वो सिर्फ अपने जानवर बेच के $4.8 बिलियन कमाते हैं। यानी बासमती राइस से वो $4.5 बिलियन कमाते हैं, लेकिन सिर्फ जानवरों की एक्सपोर्ट से, सिर्फ जानवरों की एक्सपोर्ट से $4.5 बिलियन जो है वो पैसे कमाते हैं। लाइव स्टॉक बलोचिस्तान को इस खित्ते, हमारी गैस से ज्यादा पैसा हमें दे सकता था, हमारी ग्वादर की पोत और शिपिंग से ज्यादा पैसे हमें दे सकता है, हमारी संदक के सोने और चांदी से ज्यादा पैसा हमें लाइव स्टॉक की मद में मिल सकता है। लेकिन सऊ को गरीब लाइव स्टॉक महकमे था 722 मिलियन, यानी 72 करोड़ रुपए, उसमें तनख्वाहें, उसमें सारी चीजें मिल मिला के मेरे ख्याल में ये 722 मिलियन जो है लाइव स्टॉक की मद में दे दिया गया है। यानी जानबूझ के बलूचिस्तान में एक शोबा है, इसको एडवांस बनाने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, इसको भी खत्म करने के दर में। नेचुरल रिसोर्सेज, बलूचिस्तान को खुदावंद तबारक ताला ने अच्छी जमीन दी, साइल दिया है, फिशरीज, नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने पहले कहा कि $1 ट्रिलियन हमने नेचुरल रिसोर्सेज की मद में ना कोई टेक्नोलॉजी मुतारिफ की, ना कोई कॉलेज मुतारिफ किए, ना कोई कोर्सेज मुतारिफ किए, ना इसको अपने सिलेबस में डाला है, ना पॉलिटेक्निक्स बनाए, ना टेक्निकल कॉलेजेस बनाए हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की मद में बलूचिस्तान में 0.2%, यानी सिर्फ 223 मिलियन, सिर्फ 223 मिलियन नेचुरल रिसोर्सेज की मद में जनाबे वाला इस बजट में इन्होंने रखा है। इंडस्ट्रीज, जाम साहब के अपने हल्के में इंडस्ट्रीज हैं ज्यादा। अब में सरदार अताउल्लाह मेंगल की जब हुकूमत थी 1971-72 के बाद बलूचिस्तान में पहला इंडस्ट्रियल जोन बना। जनाबे वाला आपको हकीकत बनाओ, 1994 में जो हमारी सनतों में हमारे जो लेबर फोर्स था वो 14,779, यानी 14,789 लोग जो हैं वो सनतों में हमारी मजदूरी करते थे। आज 308 में से 107 सनतें बंद हो गई हैं, 200 के करीब सनतें बाकी रह गई हैं, और उनमें सिर्फ 2011 में भी जाके रह के जनाबे वाला 12 में आप जो हैं 2010 में अब सिर्फ 6,800 आपके लोग इंडस्ट्रीज में मुलाजमत कर रहे हैं। तो ये 10, 15, 20 सालों में 1970 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए थी, और उसके लिए कैसे हो सकता है? इसमें एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ को सपोर्ट करे। इस पूरे पीएसडीपी में एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो बिजली पैदा कर, जनाबे वाला 435 छोटे बड़े बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट मुतारिफ कर रहा है केपी की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। हमें खुदावंद तबारक ताला ने सिर्फ नौकुंडी और चागी में, खरान में, रखशान में 20,000 मेगावाट हवा से बिजली पैदा करने की खुदा ने जो है हमें कपत दी है, सलाहियत दी है, लेकिन बलूचिस्तान ₹1 भी रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन पे खर्च नहीं करता। बिजली बना सकते हैं, बिजली बेच सकते हैं, उसको अपने लोगों को दें जिनकी नींदें हराम है कैस्को की वजह से, आप उनको बिजली दे भी सकते हैं, बची हुई बिजली बेच भी सकते हैं। ये जो खसारा है, ये जो डेफिसिट है, इसको आप कम कर सकते हैं। ये विजन होना चाहिए था। ये जो 1 साल का आपने पीएसडीपी बनाया, मेरी सड़कें, मेरा नाली, मेरे कब्रिस्तान की 4 दीवारी, ये पीएसडीपी नहीं होती है जनाबे वाला। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान जो है, ये स्कूल की 4 दीवारियों की इमारत, ये सोशल सेक्टर के प्लान है, इनको डालना चाहिए, इनको करेंगे। बलूचिस्तान के लोगों को हर चीज हमें देनी चाहिए थी,
लेकिन बलूचिस्तान को कहां हम देखना चाहते हैं आने वाले 5-10 सालों के बाद, ये विजन इस पूरी डॉक्यूमेंट में एक जगह पर भी नजर नहीं आता। ये बलूचिस्तान को गुलामी, गुर्बत और भूख के दलदल में मजीद दसाने वाला डॉक्यूमेंट है। ये मैं बात ही नहीं करूंगा कि किसके हल्के को कितना मिला। मैं जनाब वाला एक आखिरी, बस थोड़ा मुख्तसर कर काफी लंबी, और अराकीन भी मैं आपकी खातिर मुख्तसर कर रहा हूं। मैं जहूर बुलैदी साहब की स्पीच में 2-3 चीजें उनके हकायक अवाम को पता होना चाहिए। मेरे भाई हैं, जब उनको ये बताया गया था इनके 3-4-5 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स यानी जो ये शायकार प्रोजेक्ट जो हैं इस PSDP में उनकी तकरीर में भी किया गया था, वो ये जॉब्स क्रिएशन। आने वाली PSDP में 5445 मुलाजमतें, इनको जनाबे वाला पर जिले में अगर तकसीम करें तो ये 120 मुलाजमतों से ज्यादा नहीं होंगी। 5445 मुलाजमतें। अभी खैबर पख्तूनख्वा का रकबा 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। एक और हकीकत जो आपको बताऊं जो बड़ी तकलीफ दे है, यानी अगर हमारे बजट का तवाजुन, और मैं इसीलिए उनको कहता था, जाम साहब को उस वक्त हमने कहा चलें, बार बार मैं कह रहा था एक कमीशन बनाएं, जान जमाली साहब ने इसकी बात बार बार की, एक कमीशन बनाएं, जाके इस्लामाबाद को समझाएं कि हमारी तरक्की पाकिस्तान के इस डेवलपमेंट, इस कॉन्स्टिट्यूशनल, इस फ्रेमवर्क पे जिस तरह आप ले जा रहे हैं, आप हमें पसमानदगी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप हमें फेडरेटिव यूनिट समझते हैं तो आपको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। यानी आपको एक छोटी सी हकीकत बताऊं ताकि लोगों को पता चले, और जहूर साहब को कल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो पंजाब का 2.3 ट्रिलियन का बजट है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर पंजाब में कितना खर्च होता है? 17 लाख रुपए। सिंध का जो है 1.2 ट्रिलियन का जो बजट है, पर स्क्वायर किलोमीटर सिंध में कितना खर्च होता है? 21 लाख रुपए। KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा जो हमारा ब्रदर सूबा है, उसकी जो उसका रकबा है 1 लाख किलोमीटर के करीब, उसका 533 बिलियन के करीब प्रोजेक्ट है। वहां पर जनाबे वाला 1 करोड़ रुपए के करीब पर स्क्वायर किलोमीटर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। और ये बदकिस्मत सूबा जिसके हम सफेद पोश सारे लोग बैठे हुए हैं, बड़े फख्र से बलूचिस्तान सोना चांदी तांबा, इसका जनाबे वाला 419 बिलियन को अगर आप तकसीम करें पर स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ 3 लाख रुपए पर स्क्वायर किलोमीटर बलूचिस्तान में खर्च होते हैं। 1 करोड़ से 3 लाख को कंपेयर करें, ये सूबा 300 साल तक खुदा की कसम आगे नहीं जा सकता। और अगर अप्रोच ये रही कि जी फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, मेरे दोस्त सलीम कोस साहब ने कहा है कि बड़ा मॉडर्न अप्रोच है, बलूचिस्तान तरक्की कर गया। अप्रोच सलीम जान, खुदा रसूल को माने ये कौम ये हमसे पूछेगी कि ये कैसा मॉडर्न अप्रोच है 300 साल बाद भी। यार ये भी शुक्र है कि तारीख बाप वाले नहीं लिखेंगे। अगर बाप वालों ने तारीख लिखी तो बोलो। अच्छा, मैं जनाब स्पीकर, एक और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इनका, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम। आप जरा सोचिए, जाम साहब मेरे भाई हैं, अगर कोई जब ये कैलकुलेशन उस वक्त अगर करते हैं चीज़ एक ये है इनका जनाबे वाला कि जी हम ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम मुतारिफ करेंगे, उसके लिए 250 मिलियन रखेंगे, यानी 25 करोड़। बलूचिस्तान के 33 अजला हैं, तो अच्छा ट्रैक्टर, मैं रात को पूछ रहा था किसी से, उसने कहा कि यार वो जो बड़े बड़े अच्छे वाले ट्रैक्टर हैं वो 20 लाख में हैं, जो एवरेज है 12 लाख तक तमाम साथ सामान के साथ, वो 12 लाख रुपए तक मिल जाता है। तो आप 250 मिलियन को 25 करोड़ को 12 लाख के साथ तकसीम करें तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 208 ट्रैक्टर इस साल में आएंगे, और इसको 33 अजला के साथ तकसीम करें तो हर जिले में 6 ट्रैक्टर। वाह जी वाह, बहुत खूब सही। ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं इस हुकूमत के। एक और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में आता हूं, आ रहा हूं। यार सरदार, कभी कभी मुझे भी एहसास होता है ज्यादती कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ईमानदारी से। इतनी पोस्टमार्टम नहीं करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन देखें सरदार साहब, बस मेरे ख्याल से मैं सरदार साहब, स्पीकर साहब, मैं इनको इसके बाद मैं इनको एक छोटी सी और इनसे गुजारिश करूं। आपने 1 साल तक हमारी बातें हवा में उड़ा दी, आपने 1 साल के बाद एक ऐसी PSDP ले आए। अब मैं आपको एक बात तो याद होगी कि मैं क्यों कहता था कॉपी पेस्ट।
वो ये नहीं कि मैं ज़हूर साहब को कहता हूँ कि खुदा न खास्ता उनको हिसाब किताब नहीं आता है। कॉपी पेस्ट से मुराद ये है, ये टेम्पलेट जो है ये तकरीबन गुज़िश्ता 35 साल से चल रहा है यहाँ पे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, जो भी इन्होंने एक्सपर्ट्स हायर किए, उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स लिखी, उन्होंने कहा जनाब वाला ये सारे जो हैं बलूचिस्तान की स्ट्रेटजी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी आउटडेटेड है, इससे बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। इनकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, इनकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, इनकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का सिस्टम अच्छा नहीं है, इनके पास कोई फार्मूला नहीं है, इनके पास ग्रोथ स्ट्रेटजी नहीं है बलूचिस्तान के हवाले से। ये नहीं किस हुकूमत की, साबिका हुकूमत की भी कह रहे थे। तो ये जब हुकूमत आई, मैं समझा इसमें शायद पढ़े लिखे मेरे सीनियर सीजन लोग हैं, ये बलूचिस्तान का रोना धोना 10 साल की जंग जदल के बाद इनको शायद एहसास हो गया होगा कि जो खामी है बलूचिस्तान की मायूसी और महरूमी की, किसी ने अगर डंडा बंदूक लाठी हाथ में उठाया है, खामी यहां से शुरू होती है। किसी को माँ बाप बचपन से अपनी गोद में दहशतगर्द बनने की ट्रेनिंग नहीं देते। आप जब भूख, अफलास, प्यास, गुर्बत और बेरोजगारी अपने गलत मंसूबों की वजह से सूबे को देते हैं, तो फिर आधे सूबे को आप मजबूर करते हैं कि वो सड़कों पर निकल आएं और भूख और प्यास में जो है एहतजाज करें। ये गलत हिकमत अमली है। अब मैं आखिर में जो तजवीज देना चाह रहा था, हमारे पास ये सूबा हमारा है, बलूचिस्तान हमारा है, हमारे ऊपर कोई कानूनी आईनी कदगन नहीं कि हम कल ये बजट पास करें। मैं इनको दावत देता हूं कि बलूचिस्तान के डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स को बिठाएं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को बिठाएं, सोशल एक्सपर्ट्स को बिठाएं, मजहबी एक्सपर्ट्स को बिठाएं, नौजवानों को बुलाएं, खवातीन को बुलाएं। हाँ, और जून और जुलाई के महीने में हम दोबारा एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत जाते हैं कि बलूचिस्तान की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, बलूचिस्तान की तरजीहात क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, प्रोडक्शन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट। एक मिनट सरदार, आपको नहीं बुलाएंगे उसमें, आप बैठे, आप परेशान हो। और दूसरी बात जनाबे वाला, इसको जब तक इस PSDP को आप मॉडल तरीके से इसमें इनपुट आउटपुट और आउटकम बेसिस एक डिस्कशन एनालिसिस नहीं करते हैं, मुझे यही लगेगा कि 6-7 महीने के बाद हम बैठेंगे, अब हम और आप फिर दस्तों गिरेबान होंगे। इसके पैसे रिलीज हुए, उसके पैसे रिलीज नहीं हुए, इसकी नालियां बन गई, उसकी नालियां नहीं बनी। आखिर में जनाबे वाला, ये अब मेरे हल्के के लोगों का भी कुछ हक है, थोड़ा सा 2 चीजें खरान के मुताबिक। मेरे ख्याल से बादशाह खरान से खजूर ले आओ। मैं सर आखिरी पे इन सब के लिए खजूर खरान से भेज दूंगा। ये मेरी 2 बातें खरान की सुन सर। देखें, खरान रखशान डिवीजन जो है, यहाँ पे जितने भी मेंबरान को ज्यादा फंड मिले वो भी मैं लिस्ट ले आऊंगा, और जितने भी मेंबरान जो है ज्यादा एसएनईआर ले गए वो भी मैं ले आऊंगा इंशाल्लाह ताला। वो दूर की बात नहीं, फिर मैं देखूंगा साहब ज्यादा पैसे होगा। अपनी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाएं। ये बंदर बांट वाली लिस्ट की जरूरत नहीं है। ज़हूर साहब, यू आर एन एजुकेटेड मैन, कम अप विद योर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। लेट्स एक्सप्लेन अस, व्हाट डू यू हैव फॉर बलूचिस्तान, what do you have for impoverished people, what do you have for unemployed people? ये बंदर बांट वाली लिस्ट अपने पास रखें। मैडम चेयरपर्सन, ऑर्डर, उनको बिठाएं। मैडम चेयरपर्सन, खरान रिसेंटली 2018 में डिविजनल हेडक्वार्टर बना। बलोच आपका ज्यादा टाइम हुआ है। बस अभी भी आप बैठिए, 2 मिनट दे नहीं जब आप बस 2 मिनट। खरान डिविजनल हेडक्वार्टर बना है। रास्को की पार्टियों ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ दी है। आप बोलो, खरान डिविजनल हेडक्वार्टर 2018 में बना, उसके डिप्टी कमिश्नर का घर नहीं है, उसके कमिश्नर का ऑफिस नहीं है। मेरी बात सुनिए, नहीं है PSDP। मैं ये नहीं कहता कि देखें, गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है, जो एफिशिएंट जो मशीनरी होती है, वो उस वक्त काम कर सकती है जब उसको जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारी सहूलतें दी जाएं। तो मैं पर्टिकुलरली गवर्नमेंट को ये कहूंगा, न सिर्फ खरान बल्कि खरान में जितने भी और मसाइल हैं, मैंने इनको तजवीज़ दी थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में BTEC, हर यूनियन काउंसिल की सतह पर लाइब्रेरी, हमने इसके पहले करारदाद मंजूर की थी कि जो भी माजूर हैं इसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म। और मैं दोबारा दावत देता हूं
کہ پورے بلوچستان کو عوام کو بلائیں, اس پہ ایک ڈیبیٹ اور ڈسکشن شروع کروائیں تاکہ یہ جو فالٹی, یہ خامیوں سے بھرپور پی ایس ڈی پی اور یہ بجٹ بلوچستان کا, اس سے لوگوں کی جان چھڑا کے ایک خوبصورت اور شائستہ بجٹ دے سکیں. شکریہ میڈم چیئرپرسن صاحبہ, شکریہ.